हेलो फ्रेंड्स। क्योंकि अब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बना और इसके बनने की शुरुआत कहाँ से हुई। आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कहानी की शुरुआत हुई थी 20 अगस्त 1917 से। यही वो दिन था जिस दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एडविन मॉन्टेगू ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक डिक्लेरेशन दिया जिसे मॉन्टेगू डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। इस डिक्लेरेशन में उन्होंने ये कहा कि अब ब्रिटिश गवर्नमेंट धीरे धीरे इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही है। अब यहाँ पर दो क्वेश्चंस बनते हैं। पहला ये कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती क्या है और दूसरा ये कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाओगे कब तक। अगर बात करें रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तो ये बेसिकली इंडियन पॉलिटी का ही टॉपिक है और इसे ठीक से समझने के लिए पार्लियामेंट, इलेक्शंस, नो कॉन्फिडेंस जैसे कुछ और टॉपिक्स को पढ़ना पड़ेगा जो हम लोग आगे के चैप्टर्स में कवर करेंगे। बट अभी के लिए आप बस इतना समझ लो कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक ऐसी गवर्नमेंट जो पावर में सिर्फ तभी तक रह सकती है जब तक कि वहाँ के लोग उसे पसंद कर रहे हैं। मतलब अगर आप अपनी खुद की चुनी हुई सरकार को जब चाहे गिरा दो तो ऐसी सिस्टम को रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट सिस्टम कहेंगे। इसका मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंडिया में सेल्फ गवर्नमेंट बनाने की तैयारी कर रही थी। अब आता है दूसरा क्वेश्चन, यानी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगी कब तक। तो अगस्त डिक्लेरेशन में ये कहीं पर भी नहीं बताया गया था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कब तक बनवाएंगे। मतलब अंग्रेजों ने ये तो डिसाइड कर लिया था कि रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, लेकिन कब बनाई जाएगी इसका उनको भी शायद कुछ नहीं पता था। तो अब तक हम लोगों ने ये देखा कि साल 1917 में जब हम एक ब्रिटिश कॉलोनी थे उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया में आने वाले समय में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाएगी, या कहें कि सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जिसे हम डोमिनियन स्टेटस भी कह सकते हैं। अब देखो, इन दोनों सिचुएशंस में अंतर ज़मीन आसमान का है। यहाँ पर वाइसरॉय और उसकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल का रूल था, जबकि यहाँ पर इंडिया में इंडियंस के द्वारा चुनी हुई सरकार का रूल होगा। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का प्लान था कि धीरे धीरे इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की हिस्सेदारी को बढ़ाया जाएगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बनाया जाएगा। इसके अलावा सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया जाएगा और इस तरह स्लोली स्लोली इंडिया को एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की तरफ लेकर जाया जाएगा। अब हम एक टाइमलाइन के थ्रू समझेंगे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे इंडिया में एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करने को लेकर। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाया गया, जिसे मोंटेगू केम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है। इस एक्ट के जरिए काफ़ी सारे सुधार किए गए। भारतीय लोगों की ब्रिटिश इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ाई गई। फॉर एग्जाम्पल, वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंडियंस की संख्या 1 से बढ़ाकर अब 3 कर दी गई थी। और इतना ही नहीं, फाइनेंस कमेटी जैसी इंपॉर्टेंट कमिटीज़ में भी इंडियंस को इंक्लूड किया जा रहा था अब। और इसके अलावा इस एक्ट में ये भी कहा गया था कि इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स को अब इलेक्शंस के द्वारा चुना जाएगा। और ऐसा हुआ भी। साल 1920 में इंडिया के पहले डायरेक्ट इलेक्शंस हुए, जिनके बेस पर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की मेजॉरिटी ऑफ सीट्स को फिल किया गया। इसी के साथ साथ इस एक्ट में सेंट्रल पब्लिक सर्विस बनाने के बारे में भी कहा गया। इसी एक्ट ऑफ 1919 में एक प्रोविज़न ये भी था कि इस एक्ट के लागू होने के 10 साल के बाद यानी 1929 में एक कमीशन अपॉइंट किया जाएगा जो मोंटेगू केम्सफोर्ड एक्ट के इम्पैक्ट और प्रोग्रेस को एग्जामिन करेगा और साथ ही साथ अपनी रिकमेंडेशंस भी देगा कि इंडिया में और क्या क्या रिफॉर्म्स लाने चाहिए। तय समय से 2 साल पहले ही यानी 1927 में ही इस कमीशन को सेटअप कर दिया गया। इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और इसके चेयरमैन थे सर जॉन साइमन। उन्हीं के नाम पर इस कमीशन को साइमन कमीशन कहा जाता है। नवंबर 1927 में साइमन कमीशन इंडिया में आया और मई 1930 में साइमन कमीशन ने अपनी पहली रिपोर्ट पब्लिश कर दी। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस साइमन कमीशन की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए लंदन में 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस की, जहां पर इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, प्रिंसली स्टेट्स और बहुत सारे अलग अलग फील्ड्स के लोगों को इन्वाइट किया गया था। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई 1932 के नवंबर महीने में। अब इसके बाद क्या हुआ कि 1934 में एमएन रॉय साहब ने कहा कि देखो यार, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाने के बारे में तो आप सोच रहे हो, जो कि एक अच्छी बात है, बट हर एक गवर्नमेंट का एक अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है और गवर्नमेंट को इस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार ही काम करना होता है। तो जो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाने की आप बात कर रहे हो उसको भी तो एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो क्यों ना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए जो मिलकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। तो कहने का मतलब 1934 में पहली बार
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का आइडिया दिया गया। अच्छा, वापस से हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे चलते हैं। 1930 से 1932 के बीच जो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी, उनके बेस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लाया गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बना दिया गया था और प्रोविंसेस में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर दी गई थी। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो अपने गोल से काफ़ी करीब आ चुकी थी। उन्होंने बोला था कि पूरे देश में रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनानी है, तो उसकी शुरुआत वो ऑलरेडी कर चुके थे। तो इस एक्ट के ज़रिए उन्होंने एटलीस्ट प्रोविंसेस को ऑटोनोमस बना दिया था और इसी के साथ साथ ज़्यादा लोगों को वोटिंग राइट्स भी दिए गए थे। अब अराउंड 10% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन के पास वोटिंग राइट्स आ गए थे, जो कि पहले के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा था। तो इसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने की डिमांड की। हमारी मांगे पूरी कर, हमारी मांगे पूरी कर, हमारी मांगे पूरी कर। और 1938 में तो इसी डिमांड को एक स्टेप और आगे ले जाया गया। नेहरू जी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के बिहाफ पर एक डिमांड की। उन्होंने कहा कि देखो, बात हो रही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की, तो हमें चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोगों को दी जाए। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सिर्फ इंडियंस ही होने चाहिए। साल 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से अगस्त ऑफर दिया गया। यहाँ पर नेहरू जी की जो डिमांड थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। तो ये बात तो साफ हो गई थी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जिम्मेदारी अब सिर्फ इंडियंस की है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कॉम्पोजिशन कैसी होगी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी पजल थी। कहने का मतलब, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग प्रिंसली स्टेट से होंगे, कितने ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस से, कितने डिप्रेस क्लासेस से और कितने मुस्लिम लीग से, यानी किसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ये तय करना बहुत ही मुश्किल काम था। तो साल 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा इस पजल को सुलझाने की कोशिश की गई। मार्च 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। क्रिप्स मिशन ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आया था। इस प्रपोजल में ये कह रहे थे कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए तैयार है और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कुछ मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबलीज से इलेक्ट होकर आएंगे और बाकी के मेंबर्स प्रिंसली स्टेट से होंगे, जिन्हें उस प्रिंसली स्टेट के प्रिंस नॉमिनेट करेंगे। इसी के साथ साथ यहाँ पर एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया कि अगर कोई प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नए कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है, तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। उन्हें भी ब्रिटिश गवर्नमेंट अपनी कॉमनवेल्थ में शामिल कर लेगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही क्रिप्स मिशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। कांग्रेस ने रिजेक्ट किया क्योंकि क्रिप्स मिशन का ये वाला क्लॉज, जिसमें ये कहा गया था कि अगर कोई प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट नया कॉन्स्टिट्यूशन के साथ नहीं जाना चाहता है, तो वो अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना सकता है। ये तो बिल्कुल पार्टीशन का ब्लूप्रिंट दे दिया था क्रिप्स मिशन ने। तो कांग्रेस को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं था, क्योंकि इसे एक्सेप्ट करने का मतलब था देश बनने से पहले ही उसके टुकड़े करना। और अगर मुस्लिम लीग की बात करें, तो मुस्लिम लीग ने क्रिप्स मिशन को इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि मुस्लिम लीग को चाहिए था मुस्लिम्स के लिए एक अलग देश, यानी पाकिस्तान। और क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान बनने की तो कोई बात हो ही नहीं रही थी। एक्चुअली क्रिप्स मिशन के हिसाब से कोई भी एग्जिस्टिंग प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट जिसे इंडियन यूनियन में शामिल नहीं होना है, वो अपना अलग कंट्री बना सकता है। लेकिन ये फैसिलिटी किसी भी एग्जिस्टिंग प्रोविंस या फिर प्रिंसली स्टेट को थी। क्रिप्स मिशन में ऐसा कहीं नहीं कहा गया था कि अगर इंडिया के सारे मुस्लिम्स या कोई और कम्युनिटी इकट्ठे होकर बोलने लगे कि भैया हमारे लिए एक नया देश बना दो, तो उसके लिए नया देश बना दिया जाएगा। ऐसा कहीं नहीं कहा गया था। एक पहले से प्रीडिफाइंड प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट ऐसा बोले तो उनको अलग किया जा सकता था। तो अल्टीमेटली क्रिप्स मिशन फेल हो चुका था और 12 अप्रैल 1942 को क्रिप्स भाई साहब अपना बैग पैक करके वापस ब्रिटेन लौट गए। इसके कुछ ही समय बाद 2 सितंबर 1945 को वर्ल्ड वार 2 भी एंड हो गया। तो वर्ल्ड वार 2 एंड होने की वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट अब वापस से इंडिया पर फोकस कर सकती थी। इसीलिए अब 19 सितंबर 1945 को वाइसरॉय लॉर्ड वेवल ने अनाउंस कर दिया कि दिसंबर 1945 से जनवरी 1946 के बीच सेंट्रल और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में इलेक्शंस करवाए जाएंगे। तो इलेक्शंस हो चुके थे, दूध का दूध पानी का पानी हो चुका था। ये इलेक्शंस हुए थे 11 प्रोविंसेस में और इन 11 प्रोविंसेस में से 8 प्रोविंसेस में कांग्रेस ने मेजॉरिटी ऑफ सीट्स जीती थी। ये 8 प्रोविंसेस थी आसाम, बिहार एंड उड़ीसा, बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंसेस, मद्रास, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और यूनाइटेड प्रोविंस। इसके अलावा जो 3 प्रोविंसेस बची वो थी बंगाल, पंजाब और सिंध। इन तीनों प्रोविंसेस में मुस्लिम लीग सबसे बड़ी पार्टी थी। इसके बाद मार्च 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए एक बार फिर कोशिश की। प्राइम मिनिस्टर एटली ने मार्च 1946 में 3 लोगों का एक ग्रुप इंडिया भेजा। ये 3 लोग थे सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। क्योंकि ये तीनों लोग ब्रिटेन के पार्लियामेंट में कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, इसीलिए इस मिशन को नाम दिया गया कैबिनेट मिशन।
सर पैथिक लॉरेंस उस समय सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे। स्टेफोर्ड क्रिप्स प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, और एवी अलेक्जेंडर थे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी। इस कैबिनेट मिशन का मिशन था इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश करवाना। कैबिनेट मिशन ने प्रपोज किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल सीट्स होंगी 389। इनमें से 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए और 93 सीट्स थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर का एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस को, और जो ब्राउन कलर का एरिया है ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रिंसली स्टेट्स को। अब ये जो टोटल 296 सीट्स थी ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस के लिए, ये हर एक प्रोविंसेस में डिस्ट्रीब्यूट की गई ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। मतलब जिस प्रोविंस की ज़्यादा पॉपुलेशन उसको ज़्यादा सीट्स, जिसकी कम पॉपुलेशन उसको कम सीट्स। इसके अलावा प्रोविंस को जो सीट एलोकेट हुई थी उसको फर्दर डिस्ट्रीब्यूट किया गया मुस्लिम, सिख और जनरल सीट्स में। ये डिस्ट्रीब्यूशन अगेन पॉपुलेशन के बेस पे किया गया था, मतलब जिसकी जनसंख्या ज़्यादा थी उसको ज़्यादा सीट्स। मान लीजिए एक स्टेट को 20 सीट्स एलोकेट हुई हैं, तो ये 20 सीट मुस्लिम, सिख और जनरल सीट्स में डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी। यानी अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन उस स्टेट में ज़्यादा है तो ज़्यादा सीट्स मुस्लिम्स को दी जाएंगी, अगर सिख की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो ज़्यादा सीट्स उनको मिल जाएंगी। अब अगर बात करें प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स की, तो प्रिंसली स्टेट के केस में कैंडिडेट इलेक्ट होकर नहीं बल्कि उस पर्टिकुलर प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेशन से बुलाए गए। इसका मतलब समझ रहे हो आप? इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कैंडिडेट्स जो हैं वो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों ही तरह के थे। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनको इलेक्ट कौन करने वाला था? भारत की जनता? जी नहीं, इनको डायरेक्टली भारत की जनता इलेक्ट नहीं करने वाली थी। इनको इलेक्ट करना था प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को। और अभी थोड़ी ही देर पहले हमने देखा है कि प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को जनवरी 1946 के इलेक्शंस में जनता ने ही चुनकर भेजा था। यानी जनता ने चुन लिया था प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को, और इन प्रोविंशियल असेंबलीज के मेंबर्स को चुनना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के मेंबर्स को। ये जो इलेक्शन हुआ था इस इलेक्शन को कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि यहाँ पर जनता डायरेक्टली चुन रही है। और ये जो इलेक्शन है ये इलेक्शन है इनडायरेक्ट इलेक्शन। इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज के जो मेंबर्स हैं उनको भी जनता ही चुन रही है, बट इनडायरेक्टली। मतलब जनता ने अपने प्रतिनिधि चुने और उनके प्रतिनिधि इनको चुन रहे हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस होने थे ये हुए थे 1946 के जुलाई और अगस्त महीने में। इन 296 सीट्स में से 208 सीट्स पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेट्स आए और 73 सीट्स पर मुस्लिम लीग के कैंडिडेट्स, और बची हुई 15 सीट्स पर कुछ और पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आए। इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट्स की 93 सीट्स थी वो खाली पड़ी रह गई क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स ने अपने कैंडिडेट्स नॉमिनेट नहीं किए थे। बेसिकली प्रिंसली स्टेट ने नॉमिनेट करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से अलग रहने का ही निर्णय लिया। और इसी के साथ साथ मुस्लिम लीग ने भी कैबिनेट मिशन को मानने से मना कर दिया, क्योंकि इन्हें भी तो मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान चाहिए था, और वो अब इन्हें कैबिनेट मिशन में बनते हुए दिख नहीं रहा था। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को, उसमें ना तो मुस्लिम लीग शामिल हुई और ना ही प्रिंसली स्टेट के नॉमिनेटेड सदस्य। इस मीटिंग में कुल 211 लोग पहुंचे, जिसमें 208 तो कांग्रेस के ही थे। फ्रांस की एक परंपरा को फॉलो करते हुए इस मीटिंग के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्पररी प्रेसिडेंट बना दिया। बात क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इलेक्शन के बेस पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट चुन लिया गया। साथ ही साथ एच.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णामाचारी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई क्यों गई थी? ताकि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम कर सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स अभी सेटल हो ही रहे थे कि 13 दिसंबर 1946 को, यानी पहली मीटिंग के 4 ही दिन के बाद जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट कर दिया। अब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है ये समझना पड़ेगा। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली नेहरू जी का देश के लिए विजन था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए, उसके फंडामेंटल्स कैसे होने चाहिए, फिलॉसफी क्या होनी चाहिए, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की फॉर्म में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक हाई लेवल विजन तैयार किया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने आज़ाद भारत के टेरिटोरियल एरिया को भी डिफाइन किया था। इन्होंने कहा था कि इंडिया जो है वो स्टेट्स का यूनियन बनेगा, ऐसे स्टेट्स जो अभी ब्रिटिश इंडिया का पार्ट हैं और वो स्टेट्स जो अभी प्रिंसली स्टेट्स हैं और इंडिया को ज्वाइन करना चाहते हैं। इसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में इन्होंने इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन रिपब्लिक बनाने की बात की थी और बताया था कि आज़ाद भारत में इंडिया के लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि उन्हें सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस मिलेगा। बिना किसी भेदभाव के सबको बराबर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, साथ ही साथ सभी आज़ाद होंगे और अपने धर्मों को फॉलो कर सकेंगे।
इतना ही नहीं, बैकवर्ड, डिप्रेस्ड क्लासेस और ट्राइबल्स को एडुकेट सेफगार्ड्स दिए जाएंगे ताकि वो समाज में बराबरी पर आ सकें। सेफगार्ड से यहाँ पर मतलब है कि बैकवर्ड और डिप्रेस्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। 22 जनवरी 1947 को सभी ने एक मत से इस रेजोल्यूशन को पास कर दिया, यानी सभी का मानना था कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इसी विजन के साथ बनना चाहिए। इसके बाद एक के बाद एक कई सारे प्रिंसली स्टेट्स ने अपने कैंडिडेट्स को धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नॉमिनेट करना शुरू कर दिया और वहाँ दूसरी तरफ ब्रिटेन में सरकार बदल गई थी। नई सरकार के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में ये डिक्लेयर कर दिया कि ब्रिटिशर्स अब जो है 3 जून 1948 से पहले पहले इंडियन पॉलिटिशियंस को पावर ट्रांसफर करेंगे और इंडिया छोड़कर चले जाएंगे। इसी के साथ साथ इंडिया में वाइसरॉय भी चेंज कर दिए गए और अब नए वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को एक प्लान प्रपोज किया जिसका नाम था माउंटबेटन प्लान। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया के पार्टीशन को एक्सेप्ट करके 2 नई कंट्रीज बनाने का डिसीजन लिया था। ये 2 नई कंट्रीज थी इंडिया और पाकिस्तान। पार्टीशन की डेट तय की गई थी 15 अगस्त 1947। इसके बाद जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1947 पास कर दिया गया। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक फुल्ली सॉवरेन बॉडी बन गई थी। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब पूरी तरह से आज़ाद थी कि वो जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहे बना सकती है। बट इंडिया के आज़ाद होने के साथ साथ पार्टीशन भी हो गया था, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ जो पहले 389 थी वो घटकर 299 रह गई, क्योंकि काफ़ी सारी प्रोविंसेस अब इंडिया का पार्ट नहीं थी, तो ऑब्वियसली अब उनकी सीट्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से कम हो गई थी। इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के साथ साथ एक एडिशनल फंक्शन दिया गया था और वो ये कि अब उनको लेजिस्लेटिव फंक्शन भी करना था। यानी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के साथ साथ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अब ऑर्डिनरी लॉज को बना और इम्प्लीमेंट भी कर सकती थी। इसीलिए तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को इंडिया की पहली पार्लियामेंट भी कहा जाता है। तो जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने का काम कर रही होती थी तो प्रेसिडेंट होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जबकि जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपने लेजिस्लेटिव फंक्शन को परफॉर्म कर रही होती थी तो चेयरमैन होते थे जीवी मावलानकर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ये दोनों फंक्शंस 26 नवंबर 1949 तक चले और फिर 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के अलावा और भी कई सारे काम किए। जैसे 22 जुलाई 1947 को इन्होंने नेशनल फ्लैग कैसा होना चाहिए ये डिसाइड किया। देश का नेशनल फ्लैग तिरंगा चुन लिया गया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को भी चुन लिया गया। साथ ही साथ उसी दिन देश के पहले प्रेसिडेंट भी चुन लिए गए। पहले प्रेसिडेंट बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने अराउंड 60 देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा ताकि सभी देशों के कॉन्स्टिट्यूशन की अच्छी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकें। कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग टास्क था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को इस काम में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे और इस काम में टोटल खर्चा आया 60 लाख का। उसको इंडियन यूनियन से रिलेटेड रिकमेंडेशन देनी थी और इसी तरह जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी उसको इंडियन प्रोविंसेस से रिलेटेड रिकमेंडेशन देनी थी और इन सारे प्रपोजल्स और रिकमेंडेशंस के बेस पर ड्राफ्टिंग कमेटी को अपना एक ड्राफ्ट रेडी करना था। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर और इसीलिए उन्हें फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। हालांकि बाकी कमेटीज़ के भी चेयरमैन थे, जैसे कि यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे नेहरू जी और इसके अलावा जो प्रिंसली स्टेट के साथ जो नेगोशिएशन करने के लिए स्टेट्स कमेटी बनाई गई थी उसके भी चेयरमैन नेहरू जी थे। अब ये जो 2 कमेटीज़ हैं, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, इन दोनों के चेयरमैन थे सरदार पटेल। तो इन सभी कमेटीज़ के प्रपोजल के बेस पर ड्राफ्टिंग कमेटी ने कॉन्स्टिट्यूशन का पहला ड्राफ्ट रेडी किया फरवरी 1948 को। इस ड्राफ्ट को लोगों के सामने लाया गया, लोगों का फीडबैक लिया गया और उसके बेस पर चेंजेस किए गए। इसके बेस पर एक दूसरा ड्राफ्ट रेडी किया गया। तो जो सेकंड ड्राफ्ट पब्लिश किया गया था वो पब्लिश किया गया था अक्टूबर 1948 को और फाइनल ड्राफ्ट जाके रेडी हुआ 4 नवंबर 1948 को। इसके बाद नवंबर 1949 तक इस पर असेंबली में डिस्कशंस होते रहे जिसमें अराउंड 7653 अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए और फाइनली 26 नवंबर 1949 को ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन को असेंबली में पास कर दिया गया। सभी मेंबर्स और प्रेसिडेंट ने इस पर सिग्नेचर किए और अब बस इस कॉन्स्टिट्यूशन को इंप्लीमेंट करना ही बाकी था। इस मौके पर नेहरू जी ने कहा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अभी इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। पूरी असेंबली सन रह गई। सबको लगा कि उनके सुनने में कुछ गलती तो नहीं हो गई, क्योंकि पहले ही इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में इतना टाइम लग चुका था और अब जब ये कॉन्स्टिट्यूशन रेडी है तो ये बोल रहे हैं कि इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। लोगों ने पूछा यार बात क्या है, क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इसको? तो नेहरू जी ने कहा कि याद करो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का लाहौर सेशन। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अबे लाहौर सेशन में ऐसा क्या हुआ था? लोग एक दूसरे से पूछने लगे कि भैया तुझे पता है क्या हुआ था लाहौर सेशन में? अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हर आदमी कांग्रेस का तो था नहीं, कुछ लोग प्रिंसली स्टेट से भी थे, तो उनको ऐसे भी जवाब मिले, अरे भैया मुझे क्या पता, मैं कांग्रेस का थोड़ा ना हूँ, मैं तो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेट होकर आया हूँ। तो अल्टीमेटली नेहरू जी ने याद दिलाया कि लाहौर सेशन में जब वो खुद प्रेसिडेंट थे
तो वहाँ पर पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन पास किया गया था। ये बहुत ही ऐतिहासिक रेजोल्यूशन था, क्योंकि इस रेजोल्यूशन के हिसाब से कांग्रेस ने अपना गोल जो है वो डोमिनियन स्टेटस से चेंज करके पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस कर दिया था। और इस लाहौर सेशन के बाद नेहरू जी ने 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज डे सेलिब्रेट कर दिया था। तो नेहरू जी ने कहा कि देखो भाई, क्योंकि मैंने 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे डिक्लेयर किया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन तो अब आने वाली 26 जनवरी को ही इंप्लीमेंट करवाएंगे, यानी 26 जनवरी 1950 को। इससे पहले ये इंप्लीमेंट ना हो पाएगा। तो लोगों ने पूछा कि लेकिन चाचा जी, इस बात का अब यहाँ क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार है, उसे इंप्लीमेंट हो जाने दो। वैसे भी 2 साल 11 महीने से यहाँ पे लोग रगड़ रगड़ के काम कर रहे हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हो जाए। जब हम बोल रहे हैं कि मतलब अरे मामा, जब मैंने तेरी बात सुननी ना, तेरा बोलने का कोई फायदा है? तो फाइनली यही हुआ। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जिनके बिना काम चल ही नहीं सकता था, जैसे सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट एटसेट्रा, जैसे 15 आर्टिकल्स को इमीडिएटली लागू कर दिया गया और बाकी का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इस तरह पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को ही लागू हुआ और इसी के साथ 26 जनवरी 1950 को इंडिया एक रिपब्लिक बन गया और इसीलिए ये दिन इंडिया में रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। और ये है एनसीसी के छात्रों का मार्चिंग दस्ता। क्योंकि 26 जनवरी 1950 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया था, इसीलिए 26 जनवरी 1950 को डेट ऑफ कमेंसमेंट भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन के लागू होते ही ब्रिटेन द्वारा पारित गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को रिपील कर दिया गया। अब इन दोनों डेट्स की क्या इंपॉर्टेंस है ये देखते हैं। बेसिकली 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया गया था, जबकि 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन लागू किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एफर्ट्स को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, लेकिन वहीं ऐसे भी लोग थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पर सवाल उठा दिए और काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। देखते हैं कि क्रिटिक्स ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में क्या क्या कहा। कुछ ने बोला, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठे हुए जो 299 लोग हैं, ये हैं कौन? क्या इन्हें देश की जनता ने इलेक्ट किया है? तो ये होते कौन है देश का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले? कुछ ने बोला कि यार ये सॉवरेन बॉडी नहीं है। ये लोग बोल रहे थे कि यार ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको तो अंग्रेज बनवा के गए हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं के इशारों पर काम चल रहा हो अंदर। और इसके अलावा ऐसे भी लोग थे जो बोल रहे थे कि यार टाइम कंज्यूमिंग था। मतलब ये लोग बोल रहे थे कि यार इतना टाइम कैसे लग गया। इन्होंने कहा कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन तो 4 महीने में बनकर तैयार हो गया, तुम 8 ले लेते, बट अब 2 साल 11 महीने तक कर क्या रहे थे अंदर। तो इस तरह के और भी क्रिटिक्स के द्वारा प्रहार किए गए। कोई बोला कि इस कमेटी में हिंदू ज़्यादा है, तो कोई बोला कांग्रेसी ज़्यादा है, कोई बोला कि यार ये वकीलों की जमात है, वकीलों की। बट हमें यहाँ पर इन क्रिटिक्स से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पर ध्यान देना चाहिए। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल था एलिफेंट। भाई बड़े देश के बड़े कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाली कमेटी का सिंबल एलिफेंट से छोटा हो भी कैसे सकता था। अच्छा, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है वो बेसिकली हाथ से लिखा गया था और इसके लिए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की जो इंग्लिश कैलीग्राफी स्किल्स थी उनको काम पे लगाया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में हाथ से लिखा गया था और हिंदी में लिखवाया गया वसंत किशन वैद्य से। वैसे मैं कल सवेरे भी आ सकता था, लेकिन एसएचओ साहब ने कही कि फौरन जाओ और मैं आ गया। तो ये थी कहानी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की।